गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका कंस्टिट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी गुडियानी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो लेके आए हैं वो बेस होगा एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। तो स्मॉल स्मॉल टर्म को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं कि इस सेशन में हमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास एक टर्म आती है एटॉमिक मास, अब हमें ये पता भाई, हमने पीछे डेफिनेशन में डिस्कस की थी कि एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबस्टांस है जो मे और मे नॉट भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंसली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और जो आपके पास पार्टिकल ऑफ एटम है उसका साइज भी वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, अब स्मॉल साइज है तो उसको वेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बात करें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की तो वही होता है 1.672 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब इसको पूरा क्लियर आउट करेंगे 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 0.00 मतलब समथिंग ऐसे होगा, तो जो ना के बराबर है। तो हमने सोचा भाई ये इतनी बिग यूनिट को कैसे स्मॉल यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करें, इतनी बड़ी यूनिट है इसको एक स्मॉल यूनिट में कैसे एक्सप्रेस करें। तो उसके लिए जो हमारे पास एक हमने टर्म बनाई केमिस्ट्री के अंदर जिसको बोलते हैं रिलेटिव मास, या हमने बनाया AMU। AMU इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को बोल देते हैं सिर्फ U। U का मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास जिसको हम सिर्फ U से रिप्रेजेंट करते हैं, या एटॉमिक मास यूनिट आपके पास। ठीक है, तो हमने सोचा कि भाई हम कोई भी जो हमारे एटम है, एटम ऑफ एलिमेंट है, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करें। तो उसके लिए हमने पूछा या तो हम इसके पीछे AMU लगा दें या U लगा दें। जैसे आप मार्केट के अंदर कोई भी आइटम परचेज करते हो तो उसके ऊपर जैसे मान लो आपने शुगर ली तो 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो उसके पीछे जो kg है वो क्या है, उसकी यूनिट ऑफ एक्सप्रेस है, उनको किससे एक्सप्रेस किया है। इसी तरह हमने एटम ऑफ एलिमेंट को भी एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट बनाई जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये आई कि हमने देखा भाई हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, तो सोचा उसी को स्टैंडर्ड कर ले। फिर हमने एक टाइम के लिए इसको स्टैंडर्ड कर भी लिया। फिर हमने देखा भाई ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 8O16 ऐसे होता है, इसका मतलब वो 16 टाइम हैवियर है इससे, 1H1 है तो इसका मतलब वो क्या है, 16 टाइम क्या है, हैवियर है। कौन, आपका ऑक्सीजन एटम। और ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल कंडीशन पे हाइड्रोजन सभी के साथ रिएक्ट करे। तो हमने सोचा कि भाई इसको छोड़ो, हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड कर लेते हैं। फिर हमने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड करके देखा। अब ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड करके देखा तो बाद में हमें जैसे इसके आइसोटोप डिस्कवर हुए, जैसे ऑक्सीजन के जैसे 8O16 है, 8O17 है, 8O18 है, ये भी 16, 17, 18 आइसोटोप वो होता है जिसका नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर सेम हो और ये मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं बेटा आइसोटोप्स। ऑक्सीजन ये इसका सिंबल है, ये नीचे एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर मास नंबर। अब हमने देखा कि जो हमने स्टैंडर्ड किया था, ऑक्सीजन सेलेक्ट किया था, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आई कि भाई ये आइसोटोप भी आइसोलेट हो गए, ये भी फाइंड आउट कर दिए। अभी हम किसको स्टैंडर्ड करें, कौन सा आइसोटोप लें, ये 16 वाला लें, 17 निकल लें, या 18 वाला लें। तब इस चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, 1961 के अंदर एक मीटिंग हुई। 1961 के अंदर एक मीटिंग हुई किसके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके अंदर एक और नया आइडिया लेके आए कि भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री 1961 के अंदर बोले भाई स्टैंडर्ड करने के लिए हम किसको लेते हैं, हम लेते हैं कार्बन 12 को। अब कार्बन 12 एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है जो सबके साथ रिएक्ट भी कर जाता है, ऑक्साइड भी, हाइड्रोकार्बन भी, सब कुछ बना सकता है। और इस पे भी यहाँ पे फिर बोले भी प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी आई क्योंकि इसके भी आइसोटोप हैं 13 और 14। बट ये बताया गया कि कार्बन, ये आइडेंटिफाई किया गया कि कार्बन 12 जो है
उसका जो परसेंटेज रेशियो है वो होता है कार्बन 12, अकेले एक कार्बन 12 का होता है 98.92%। और जो 13 और 14 थे वो तो ना के बराबर बच गई इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब इसका परसेंटेज रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा था कार्बन 12 का, इसलिए हमने तब से स्टैंडर्ड कर दिया कि कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड करेंगे। तो सी के अकॉर्डिंग हमारी जो नई डेफिनेशन बन के आती है इसकी एटॉमिक मास, क्या आती है एटॉमिक मास आपके पास। तो वो क्या है, इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12। हमने किसी का भी एटॉमिक मास को कंपेयर करना हो किसी भी एलिमेंट का, तो उसको हमको किससे कंपेयर करेंगे, जो कार्बन 12 जो आइसोटोप है जिसको हम कितना मानते हैं 12 लेते हैं। कैसे, जैसे ऐसे होता है ना 6C12 6C12। तो हमने बोला भाई सभी चीज़ को स्टैंडर्ड करने के लिए इसको फिक्स कर लेते हैं, ये यूनिफाइड कर दिया हमने, मतलब इसको फिक्स कर दिया। तो एटॉमिक मास क्या था हमारे पास, एवरेज मास ऑफ एन एटम, एवरेज मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो हमने यहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया, कॉमन एग्रीमेंट हो गया कि हमने जो स्टैंडर्ड किया था वो कौन है, हमारा कार्बन 12 है। किसी का भी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो तो यहाँ पे कई बार ऐसे लिख देते हैं एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट, जो भी आपके पास एलिमेंट उसका एटॉमिक मास नीचे क्या आएगा 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो जैसे वो 12 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपके पास, जिसको हम कितना लेते हैं उसको 12 लेते हैं, ठीक है। तो हम जो भी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे उसके पीछे लिख देंगे AMU। जैसे मान लो हमने इसी के तहत जब फाइंड आउट करके देखा, जैसे आप फाइंड आउट करके देखते हैं जो मास ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम ये ना लेके, जिसको हम राउंड फिगर के अंदर ये एग्जैक्ट निकालते हैं 1.008 U, 1.008 U, जो ये हमारे पास मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन है, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, या हम राउंड फिगर में इसको 1 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 1 लेते हैं। तो 1 के पीछे ऐसे लिख देंगे AMU, या हम ऐसे लिख देंगे 1 के पीछे U, 1 के पीछे क्या लिख देंगे U लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास होता है इसी में एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास वहाँ यूज किया गया जहाँ पे हमारे पास को एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप होते हैं, जैसे क्लोरीन का 17, 35 और 37। अब ये एलिमेंट तो एक ही है, क्लोरीन तो एक ही है ना आपके पास, बट इसके आइसोटोप क्या हैं, दो हैं, एक ये हो गया एक ये, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और तो ये मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं आइसोटोप। तो आपको क्या करना है इस एक्स, तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास क्या था, इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप, अगर कोई एलिमेंट 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है तो हैविंग एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई इन रेशियो, तो बताएगा कि भाई जैसे मान लो एक्स की जगह पे तो कौन आपके पास, इस क्वेश्चन को अगर करना चाहो आप तो मैं बता दूं आपके पास ये दोनों जो आपके पास है इनका जो रेशियो है वो है 3:1 कि भाई ये 3 है तो ये 1 है, अगर आप ये 1 लेते हो तो इसके 3 गुना है ये। तो यहाँ पे x का मान तो क्या होगा, जैसे x का मान क्या है 35 इंटू में a का मान कितना है 3 प्लस में 37 इंटू में b का मान कितना 1 अपॉन में a जमा b, इसका मतलब 3+1 आपके पास आ गया। तो यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करते हो तो इसका कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 35.5 U, 35.5 U आपके पास आएगा। 35 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो नीचे लिख देते हैं 35.5 U, ठीक है। तो ये हमारे पास, अभी तो हम क्लोरीन का यूज करते हैं, कितना लिखते हैं 35.5 U लिखते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, जब कोई एलिमेंट है उसके 2 आइसोटोप हैं तो आपसे बताएगा कि भी एक्स एलिमेंट का एटॉमिक मास ये है, वाई का ये है, और इनका परसेंटेज रेशियो देगा आपसे, या भाई ये रेशियो ए जैसे लिख रखा है ना रेशियो A:B, तो बताएगा आपको, क्लियर आउट करेगा कि ए आपके पास इतना है 3 है तो ये 1 है, या ये 50% है या ये 60% है, तो आपसे आइडेंटिफाई ज़रूर करेगा वो ए और बी का रेशियो।
वो आप ए और बी की जगह पे पुट करोगे। ए का मान है तो ए का मान पुट करेंगे एज इट इज़, बी का है तो बी का, और नीचे ए और बी का सम आ जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे आप, x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी अपॉन ए प्लस बी आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास एवरेज एटॉमिक मास। इसी के साथ साथ हम दोनों वो टर्म भी डिस्कस कर लेते हैं, मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक और मोलिकुलर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब ध्यान देंगे हमारे पास नेक्स्ट टर्म ऊपर है GAM, इसका मतलब है ग्राम एटॉमिक मास, कि भाई एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम के अंदर। हमारे पास दो बातें थी, देखो पहले तो बोल रहा था एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास तो आपने कैसे फाइंड आउट किया था, जैसे ऐसे लिख दिया, मान लो 14U, और ग्राम में पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे जहाँ पे U था वहाँ पे G लिख देंगे। यहाँ पे जहाँ पे U था जिसको हमने एटॉमिक मास यूनिट बोला था, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। ग्राम एटॉमिक मास में G लगा देते हैं। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या लगा देते हैं, G वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसी तरह मोलिकुलर मास जो है उसको भी हमने कंपेयर किया, इससे क्या है, अपने कार्बन 12 जो आइसोटोप था उसी से। तो उसमें जैसे इसमें क्या है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ सबस्टेंस अपॉन में 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जो हमारे पास मोलिकुलर एटॉमिक मास था वहाँ पे क्या था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट था। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस, की मतलब इस मोलिकुलर मास को भी हमने कंपेयर किससे किया है, जो हमारा कार्बन 12 आइसोटोप है उसी से। ठीक है, अब जैसे मोलिकुलर मास कैसे, देखो मान लो आपके पास CH4 ही है, क्या है आपके पास, CH4 है, तो मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, आपको ऐसे फॉर्मूले में सिर्फ डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे फाइंड आउट करना होता है आपको। अब आपको क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, 6C12 कार्बन ऐसे होता है, हाइड्रोजन कैसे होता है 1H1। तो जब भी आपको मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना हो तो बेटा ये ऊपर वाला जो नंबर है जिसको मास नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मास नंबर बोलते हैं, तो ये टर्म का यूज करोगे आप मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए। आप जो मास नंबर, क्योंकि नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होता है बेटा और ये मास नंबर होता है, तो मोलिकुलर मास में हम ये वाले टर्म का यूज करते हैं। अब देखो CH4 का निकालना है मेरे को, तो एक कार्बन का कितना है 12, तो मैंने लिख दिया 12, फिर हम प्लस करते हैं जब दूसरा एलिमेंट आ जाता है। अब देखो हाइड्रोजन अकेले एक का कितना है 1 है, तो हाइड्रोजन है कितने मेरे पास 4 है, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, और एक हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो 12 और 4 कितने हो गए हमारे पास 16, 12 और 4 कितना हो गया, तो ध्यान देंगे इसका हमारे पास कितना हो गया आपके पास 16U हो गया, 16U हो गया आपके पास। ये इसका मोलिकुलर मास आ गया आपके पास, क्या आ गया आपका मोलिकुलर मास, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अगर यहीं पे मेरे को ये बोले ग्राम मोलिकुलर मास फाइंड आउट करो, तो मैं क्या करूँगा, बस कुछ नहीं है, जो भी मेरे पास एलिमेंट और कंपाउंड है उसको एक्सप्रेस किस में कर दूंगा, ग्राम में, तो मैं लिख दूंगा 16G, क्या लिख दूंगा 16G लिख देंगे हम, उसके पीछे ग्राम लिख देंगे। ठीक है, आइए अब एक और फाइंड आउट करते हैं। जैसे मोलिकुलर मास मान लो आपको निकालना है H2O का, किसका निकालना है आपको, H2O का। बेटा अभी आपने सीखा हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब ऑक्सीजन जो है वो कैसे होता है 8O16, ऊपर नंबर कितना है 16, हम यही नंबर लेते हैं इसमें। अब क्या होगा प्लस में क्या आ जाएगा 16O, तो 16 + 2 कितना हो गया 18। अगर मेरे को मोलिकुलर मास में लिखना हो, अगर किस में लिखना हो मोलिकुलर मास में, तो मैं क्या लिख दूंगा पीछे U। इफ़ अगर यदि हमें ग्राम मोलिकुलर मास लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा इसके पीछे G लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे G, तो ये बन गया ग्राम मोलिकुलर मास आपका हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका मास नंबर पता होना चाहिए। ये नीचे ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है, ये नंबर एटॉमिक नंबर होता है बेटा, तो ये मास नंबर का पता है आपको, तो आप आसानी से उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी की तरह हमारे पास एक टर्म है GMV, जिसको बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। अगर हम किसी भी गैस 1 मोल ऑफ गैस लें और वो हमारे पास हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, मतलब नॉर्मल हमारे पास हमारा टेम्परेचर हो और प्रेशर हो, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया आपके पास, 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया आपके पास,
अगर ये कंडीशन अगर होती है आपके पास, तो उस कंडीशन पे जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय होगा, एक मोल ऑफ गैस किसी भी गैस का हो सकता है, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर। अगर स्टैंडर्ड, कई बार यहाँ पे STP भी लिख देते हैं, और यहाँ पे कई बार नोटेशन करते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या तो NTP पे हो या STP पे हो, तो कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस हमेशा किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू याद रखना, 22.4 लीटर के बराबर, 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल स्मॉल टर्म को डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कैसे आप एटॉमिक मास, कैसे आप मोलिकुलर मास, क्या ग्राम एटॉमिक मास होता है, क्या ग्राम मोलिकुलर मास होता है, और क्या ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। अब एक बार इस बात पे फोकस करें। देखो जैसे हमने आज जो टर्म सीखी है एटॉमिक मास, तो एक्चुअली वो बता क्या रही है, हम कैसे हमने उस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, कैसे उसको कंपेयर करेंगे। तो देखो अगर हम सीधी सी नॉर्मल बात करें, तो एटॉमिक मास एक वो नंबर है which tell us that how many time an atom of element is heavier। मतलब जो एटॉमिक मास हमें ये बता रहा है कि भाई जो भी कोई एलिमेंट हमारे पास, वो कार्बन 12 से कितना हैवियर है, उससे कंपैरिजन करने के लिए तो हमने इसको स्टैंडर्ड किया था। अगर आपसे 1 AMU पूछा जाए, भी 1 AMU क्या है, तो आप बोलोगे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अगर आपसे पूछा जाए भाई 1 AMU क्या है, तो आप बताओगे 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये 1 AMU होता है, 1 AMU होता है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बेटा। अब हमें यही तो फाइंड आउट करना था भाई कोई भी एलिमेंट है वो इससे कितना हैवियर है। जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन लिया है, तो मैंने क्या कर दिया, 14 इंटू ये लिख दिया 1 AMU, 14 इंटू यही तो, ये जो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है, यही तो 1 AMU है। ये जो पीछे टर्म है इसी को तो 1 AMU बोल रहे हैं हमें। कौन सी, ये वाली टर्म। तो वो कितनी हैवियर है, इससे 14 टाइम हैवियर है। क्यों 14 टाइम हैवियर है, मैंने लिया किसको लिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन लिया, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है 7Na14, तो वो 14 टाइम क्या है, हैवियर है। 14 टाइम क्या है, हैवियर है इससे। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए, भी मैंने लिख दिया 14 AMU, 14 AMU, मतलब हमने इतनी बड़ी यूनिट को बार बार एक्सप्रेस, क्योंकि AMU को, जैसे AMU अगर आप फाइंड आउट करना हो ना आपको, कि एक AMU का मान कितना होता है, तो 1/12, तो एक मास 1 मतलब कार्बन 12 का एक एटम का मास होता है 1.99 10 की पावर -23 बेटा, ये मान होता है। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है। अब बार बार हम किसी से मल्टीप्लाई करें, 14 इंटू में 1.66 10 की पावर 24, ये हमने मल्टीप्लाई किया मान लो, तो ये एक बड़ी क्वांटिटी होगी, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमने एक यूनिट को एक्सप्रेस किया कि बोले भाई इसको बार बार इसके पीछे ना लिख के इस क्वांटिटी को आप सीधा डायरेक्ट ये लिख सकते हो 14 AMU, 14 AMU, या आप लिख सकते हो 14U, या क्या लिख सकते हो आप 14U, 14U आप डिनोट कर सकते हो। इसलिए हमने ये चीज़ को डिस्कस किया है। अब आपको और भी शायद क्लियर हो गया होगा कि AMU एक्चुअली क्या था हमारे पास। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखना था मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम लिखता मैं, मान लो यहाँ पे क्या लिखता, ऑक्सीजन एटम लिखता मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाता 16 आ जाता, क्या जाता 16 आ जाता। ठीक है, इसलिए हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, इस बड़ी यूनिट को, बड़ी वैल्यू को सोल्व आउट करने के लिए, स्मॉल करने के लिए हमने एक यूनिट को एक्सप्रेस किया है। किसको किया है, यूनिट को एक्सप्रेस किया, और उस यूनिट को एक्सप्रेस का नाम क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड मास, या यूनिफाइड मास। ठीक है, अगर इसी तरह मोलिकुलर मास में भी क्या करते हैं हम, वो भी वही बात है ना, कि वो भी एक टाइप का एक नंबर ही है जो क्या बताता है वो कितना टाइम हैवियर है किससे। तो यहाँ पे जहाँ पे n एटम है वहाँ पे क्या आ जाएगा, n मोलिकुल आ जाएगा, और जहाँ पे एलिमेंट है वहाँ पे कंपाउंड आ जाएगा, एलिमेंट और कंपाउंड आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम बात तो वही है ना, एज इट इज आपके पास। ओके, तो ये दोनों हमारे पास बातें थी एटॉमिक मास की और मोलिकुलर मास की, तो बिल्कुल हमने सोल्व आउट कर लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, चाहे वो आपके पास मोलिकुलर मास फाइंड आउट करवाने का हो
तो आप आसानी से उसको जल्दी से जल्दी आप उसको सोल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन हम और भी करते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आपको मोलिकुलर मास लिखना है। क्या लिखना है? मोलिकुलर मास। तो अब देखेंगे पहले कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का मेरे को पता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16। कर लो बस इसको, कैल्शियम एक है तो 40 प्लस कार्बन एक है तो 12, क्योंकि एक एलिमेंट के बाद नेक्स्ट जो आता है तो फिर प्लस का निशान लगाते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना है 16, सारे का प्लस कर देंगे, सारे का कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 100 यू, 100 यू, या ग्राम में पूछता है, ग्राम मोलिकुलर मास पूछता है तो आप 100 जी लिख देंगे। 100 क्या लिख देंगे? जी से डिनोट कर देंगे इसको। या आपको निकालना जैसे HNO3 का, जैसे अब हाइड्रोजन का एक होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास ये 63 यू। और अगर ये ग्राम मोलिकुलर मास पूछता है तो 63 जी लिख देंगे हम, 63 जी लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो मोलिकुलर मास। तो जैसे हमने फाइंड आउट किया मोलिकुलर मास किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये कौन है आपके पास? नाइट्रिक एसिड आपके पास। ठीक है, और परसेंटेज के मैंने आज बस यहाँ तक करेंगे। आज परसेंटेज का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही चुके हैं, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। x इंटू में a प्लस में y इंटू में b अपॉन में a प्लस b। a और b की वैल्यू वो आपसे x और y की जगह पे तो आप क्या पुट करोगे? उनके एटॉमिक मास, और a और b की जगह पे जो भी आपके पास रेशियो देता है, भाई a का ये रेशियो है, b का वो है, या परसेंटेज देता है तो परसेंटेज पुट कर देंगे। फॉर्मूले पुट करने के बाद आपके पास आसानी से आपका एवरेज जो एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू।